सो हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे यूनियन बजट की, जो कि 2022-23 में आया हुआ है। तो इसकी समरी जो है ये हम पीआईबी से देख रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि 1 फरवरी 2022 को रिलीज़ हुई है। तो इस लेक्चर में हम इसकी समरी देखेंगे। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द करंट ईयर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 9.2%। तो इसकी जो ग्रोथ है ये एस्टिमेट की गई है 9.2%, हाईएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। द ओवरऑल शार्प रिबाउंड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट, जितने भी एडवर्स इफेक्ट है उसका शार्प रिबाउंड मिला है, रिकवरी मिली है, जिसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वाज स्टेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण है, while presenting the union budget in parliament today। अब ये कुछ इन्फोग्राफिक्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं बजट एट अ ग्लांस। 2020-21 के एक्चुअल्स क्या थे, 2021-22 का ये रिवाइज्ड एस्टिमेटेड क्या है, और 2022-23 का भी क्या है। इसमें रिसिप्ट जो है रेवेन्यू और कैपिटल के अलग अलग हैं, और ये एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग है। तो एक्सपेंडिचर में हम देख रहे हैं ये जो येलो से है, ये जो है 2020-21 का है। तो रेवेन्यू हमारे पास था 30,83,519 करोड़ रुपए। उसके बाद जो अभी का करंट का एस्टिमेटेड है वो है 22-23 का 31,94,663 करोड़ रुपए। ये रेवेन्यू है, जो कि एक्सपेंडिचर में हम करेंगे, व्यय करेंगे। ठीक है, इस आंकड़े को आप ध्यान रखिए। फिर कैपिटल में जो पूंजी परिव्यय होगा वो होगा 7,50,246 करोड़ रुपए। तो ये इस साल के एक्सपेंडिचर हैं। और रिसिप्ट में जो प्राप्तियां हुई हैं वो हैं इस साल की 22,04,422 करोड़ रुपए। और कैपिटल रिसिप्ट जो पूंजी में हमारी प्राप्तियां हुई हैं वो है 17,40,487 करोड़ रुपए। तो ये कुछ इन्फोग्राफिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर मतलब कि ये होती हैं प्राप्तियां जो कि राजस्व प्राप्त होता है, और ये होता है एक्सपेंडिचर जो कि सरकार व्यय करने का प्लान करती है। तो इसमें रेवेन्यू जो होता है वो रेवेन्यू जो होता है वो परिव्यय जो पूंजी से संबंधित होता है, और कैपिटल पूंजी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है, रिसिप्ट प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड इट इज़ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट हैज़ इंटर्ड इनटू अमृत काल। तो हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट द रेट 100। तो अभी तक हम 25 साल की लीड अप में हैं। द गवर्नमेंट एम्स टू अटेन द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आउटलाइंड इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, एंड दे आर। तो क्या हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने आउटलाइन किया था, एड्रेस किया था हमारे इंडिपेंडेंस डे एड्रेस पर। तो complementing the macroeconomic level growth, focus with a microeconomic level। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ भी देखनी है, और उसके साथ में माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ भी देखनी है। मैक्रो और माइक्रो का मतलब है, मैक्रो जो पूरे भारतवर्ष के लेवल पे देखी जाती है, बड़ी इकोनॉमिक लेवल पे देखी जाती है, और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल जैसे कि नगर पंचायत, नगर विकास और गांव के विकास में जो एक छोटी अर्थव्यवस्था होती है उसे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल कहते हैं। ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, इनमें सभी में जो है वेलफेयर को फोकस किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया था, प्रोमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। फिनटेक, फिनटेक का मतलब यहाँ पे होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे एनजीओस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये सभी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद आता है एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन का यहाँ पे मतलब है कि हम पेट्रोल की अर्थव्यवस्था से, जो हमारा फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, उसका एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे बैटरी बेस्ड या गैस बेस्ड इकोनॉमी पे। तो ये मोदी जी का स्पीच में कहा गया था। फिर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट से रिलेटेड हम एक्शन पे ध्यान देंगे। जो भी हमारे गोल्स टारगेट सेट हैं COP24 में, जो कि अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे रिलेटेड जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ एक्शन प्लान किया जाएगा। ये सभी चीज़ें पीएम के द्वारा इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में कही गई हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था, रिलाइंग ऑन वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्पिंग टू क्राउड इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाएंगे,
विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक का जो है, जो पब्लिक हमारी इंटिटीज हैं जैसे कि बीएसएनएल, गेल, रेलवे, इनकी जो है पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा, मतलब कि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज किया जाएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में से हम मनी लेंगे। तो ये एक वर्चुअस साइकिल हो जाएगी, एक अच्छी साइकिल हो जाएगी जिसके थ्रू हम अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकते हैं। हेल्पिंग टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो जो कि क्राउड है, जो कि लोगों के पास पैसा है, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू उपयोग में लाया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। उसके बाद देखते हैं हम, सिंस 2014 द गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स especially the poor and the marginalized, and measures have been taken to provide housing, electricity, cooking gas and access to water। तो इसमें क्या कहा गया है, 2014 से जो है क्या है, द गवर्नमेंट फोकसेस हैज़ बीन एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन को एम्पावर करने के लिए क्या किया गया है, स्पेशली द पुअर एंड द मार्जिनलाइज, जो कि शाखिए पर हैं, है ना। मेजर हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड हाउसिंग, उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड की गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना थी, हाउसिंग के लिए हर घर, और कुकिंग गैस के लिए उज्ज्वला योजना है। एक्सेस टू वाटर, द गवर्नमेंट आल्सो हैव प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी योजना थी, जन धन योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी कहते हैं। एंड ए कमिटमेंट इज स्ट्रेंथन द एबिलिटीज ऑफ पुअर टू टैप ऑल अपॉर्चुनिटीज। तो ये कमिटमेंट किया गया है कि हम सभी तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे किसको, पुअर की एबिलिटीज को, उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसमें हम अगला पैराग्राफ देख रहे हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड दैट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि पीएलआई स्कीम जारी की गई थी। पीएलआई स्कीम का मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं, अगर वो जितना ज़्यादा देश में प्रोडक्शन करते हैं, उनको उतना ही इंसेंटिव मिलेगा, है ना। तो पर प्रोडक्ट पे उतना ही इंसेंटिव मिलेगा, इससे कि प्रोत्साहन मिलेगा जो कि स्टार्टअप हैं, जो कि प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनको देश में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन 14 सेक्टर्स, तो ऐसे कौन कितने सेक्टर्स डिसाइड किए गए हैं, ये है 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना है फॉर अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो कि जो कि स्लोगन है हमारा गवर्नमेंट का, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, हैज़ रिसीव्ड एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड विद पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स। अब ऐसा गवर्नमेंट कहती है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के थ्रू 60 लाख नई जॉब्स पैदा हो सकती हैं। एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ ₹30 लाख करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों में एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, 30 लाख करोड़ का। ड्वेलिंग ऑन द इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी, शी शेड द स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो कि हम सभी कंपनियों का, जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, उनकी ओनरशिप का स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी लखनऊ एमओसी एयरपोर्ट को टाटा को सौंपा है, और भी कई सारे रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मोड पर लाया जा रहा है जी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर, जिससे कि हम उसको और इफिशिएंट बना सकें, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और विकास कर सकें, और उसकी ज़मीनों को हम अच्छे से इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। एयर इंडिया हैज़ बीन completed द स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर NINL, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, तो एयर इंडिया का जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, कंप्लीटेड, जो कि रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप है, उन्होंने इसको परचेज़ किया है, उन्होंने उसको पार्टनरशिप में लिया है। द स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर NINL, जो कि है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, तो इसका भी जो है स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र हो चुका है। द पब्लिक इशू ऑफ द LIC इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, तो LIC का भी जो है वो पब्लिक इशू जारी किया जाएगा, मतलब कि LIC को मार्केट में लाया जाएगा, जिससे कि इसके शेयर सभी क्राउड, जो भी पब्लिक है, जो भी सिटीजन है, इसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं LIC के, जिसे कि IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शॉर्टली। एंड अदर्स टू आर द प्रोसेस फॉर 22-23। तो और भी जो हैं पब्लिक एंटिटीज़, उनको मार्केट में उतारा जाएगा 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस अगला ग्राफिक्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके पास में ये लैपटॉप है डिजिटल, जो कि एक रेड केस में कवर है, यहाँ पे भारत सरकार का लोगो है,
तो इसमें देखते हैं द प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव इन 14 सेक्टर्स फॉर अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत हैज रिसीव्ड एक्सीलेंट रिस्पॉन्स विद पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या है, 30 लाख करोड़ का प्रोडक्शन एडिशनल हो सकता है और इसमें 60 लाख न्यू जॉब्स जो है इसकी पोटेंशियल है, इसका सामर्थ्य है आत्मनिर्भर भारत के जो हमारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण emphasized that this budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of a blueprint for the अमृत काल। जो अमृत काल है इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया कि ऐसे ऐसे हम अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करेंगे और मोदी जी का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, विच इज फ्यूचरिस्टिक एंड इंक्लूसिव, which will directly benefit our youth, women, farmers, and the scheduled caste and the scheduled tribes. And 2. Big public investment of modern infrastructure, readying for India at 100। मतलब हम इंडिया को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में, मतलब हमारी 100वीं जो वर्षगांठ होगी तो हमारे पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास PLI है, उसके लिए हमारे पास आत्मनिर्भर भारत योजना है। उसी के तहत हमारा सेंट्रल विस्टा जो कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे तैयार हो रही है। तो ये इंडिया एट 100 मतलब कि 100वीं वर्षगांठ में स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा होना चाहिए। एंड दिस शैल बी गाइडेड बाई PM गति शक्ति। अच्छा, ये PM गति शक्ति क्या है? ये PM गति शक्ति एक स्कीम है, एक थिंक टैंक है जिसके थ्रू जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको पाइपलाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। एंड बी बेनिफिटेड बाय द सिनर्जी ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच। किसी भी प्रोजेक्ट को हम मल्टी मॉडल अप्रोच में करेंगे, जैसे कि पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं या गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा वाटरवे बन रहा है, तो वहाँ पर आवागमन भी होगा, वहाँ पे क्या कहते हैं घाटों का निर्माण होगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और भी कई सारी चीज़ों को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे कि उनका जिसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो मल्टी मॉडल अप्रोच के थ्रू हम जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस पैरेलल ट्रैक शी आउटलाइंड द फॉलोइंग 4 प्रायोरिटीज। तो कौन सी फॉलोइंग 4 प्रायोरिटीज हैं? PM गति शक्ति योजना जिसके थ्रू हम सभी प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन रखेंगे कि इसके बाद ये करना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी को लेकर डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कि सभी का विकास होगा उसमें, साथ में इंक्लूसिव होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इन्हेंस करेंगे, जैसे कि पर एकड़ में अगर खाद्यान्न का उत्पादन 30 कुंटल है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करके सिर्फ 40 कुंटल या 35 कुंटल पे ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे, मतलब कि पेट्रोल और फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी को, जो कि फॉसिल फ्यूल जो कि सऊदी अरबिया, ईरान या अमेरिका से आ रहा है तेल, उसको एनर्जी ट्रांजिशन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे, जैसे कि बायो एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, गैस एनर्जी हो गई, या फिर जो भी अल्टरनेटिव है, हाइड्रोजन एनर्जी, ऑक्सीजन एनर्जी, जिनसे भी ऑन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसका ट्रांजिशन होगा यहाँ पर। एंड द क्लाइमेट एक्शन, तो ये तीसरा पॉइंट है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका फाइनेंस कायदे से किया जाए, इसके लिए फिनटेक कंपनीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला पैराग्राफ देख रहे हैं। Elaborating the PM Gati Shakti, the finance minister said that it is a transformating approach for economic growth and sustainable development। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस अप्रोच को हम चेंज करते रहेंगे, ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट है हम इसी तरीके से करेंगे, एक चीज़ पे रिजिड नहीं होंगे, उसको हम चेंज करते रहेंगे। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी आर्थिक जो है वृद्धि होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि संधारणीय विकास होना चाहिए। द अप्रोच इज ड्रिवन बाई 7 इंजन्स। कौन कौन से 7 इंजन्स हैं? नेमली रोड्स, सड़कें अच्छी हो, रेलवेज, रेलवे लाइन अच्छी हो, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स हमारे बंदरगाह अच्छे हों, मास ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रोज होनी चाहिए सिटीज़ में, वाटरवेज जैसे कि नेशनल गंगा वाटरवे हो गया हमारा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वेयर हाउसेज होने चाहिए, जिसके लिए 3 किसान बिल लाए गए थे ताकि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसानों के उत्पादन के लिए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकें। तो ये लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। All 7 engines will pull forward the economy in unison। तो जो है ये यूनिक तरीके से हमारे जो ये 7 इंजन है इसको इकोनॉमी को फॉरवर्ड में लाएंगे।
These engines are supported by the complementary roles of energy transition, IT communication, bulk water and sewerage, social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas, the effort of the central government, the state government and the public sector together. है ना, सबका प्रयास का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है, इसमें सभी का प्रयास होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, इन तीनों का सहयोग होना चाहिए, लीडिंग टू ह्यूज जॉब एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा, एंड ह्यूज जॉब, कई सारी जॉब्स जो है प्रोड्यूस करने का सरकार का उद्देश्य है इन सभी योजनाओं के थ्रू, फॉर ऑल स्पेशली द यूथ। तो इस इन्फोग्राफिक में हम देख रहे हैं यहाँ पे PIB है लिखा, यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मतलब कि ये 75वीं वर्षगांठ है हमारी भारत की स्वतंत्रता की। गति शक्ति योजना के बारे में यहाँ पे डिस्प्ले है। PM गति शक्ति योजना क्या है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम पाइपलाइन कर देंगे, उनके लिए 4 लाख करोड़ का फंड जो है अलग से एलोकेट किया जाएगा धीरे धीरे हर एक फाइनेंशियल ईयर में। यूनियन बजट 2022-23 का ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये नेशनल मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के तहत जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया में उनका एक डिजिटल रजिस्टर तैयार होगा और उन प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन किया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान है फॉर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो वर्ल्ड क्लास लेवल के होंगे, हैं। जैसे कि आप जितने भी एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में बनने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे, तो इसकी लंबाई लगभग 500-600 किलोमीटर होगी और ये 6 लेन का बनेगा और इसे 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस पे मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर रहेगी और इसमें मॉडर्न पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है। अगला हम पॉइंट देख रहे हैं कंप्लीटिंग, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन 22-23। तो सरकार का टारगेट है कि 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जो है 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में बनाए जाएंगे। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा, मतलब कि जितना भी लॉजिस्टिक है, जितना भी जो लोग परचेज करते हैं या कंपनी जो प्रोड्यूस करती हैं उसके लॉजिस्टिक के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके लिए वेयर हाउसेस का इंतजाम होगा। लॉजिस्टिक मतलब कि उनको आवागमन भी सुविधापूर्ण हो सके ताकि ट्रांसपोर्टेबल कॉस्ट जो है वो कम हो सके। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क, जो भी पोस्टल का नेटवर्क है और जो रेलवेज का नेटवर्क है उसका इंटीग्रेशन करेंगे ताकि जो डाक खाने के थ्रू आवागमन होता है और रेलवे का नेटवर्क है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। उसका वेयर हाउस बनेगा, जैसे कि जितने भी रेलवे स्टेशन है उन पर एक प्रोडक्ट रहेगा निश्चित, ताकि वहां से उठा के उसको सीधे डिलीवरी स्टेशन तक ले जाया जा सके। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, तो इस वाले बजट में 400 नई न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया जाएगा, जो कि अभी वंदे भारत ट्रेन जो है 2019 में वाराणसी से वैष्णो देवी के लिए चली थी। तो इसमें से और 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी और इनोग्रेट की जाएंगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो शहरी ट्रांसपोर्ट है, उसको रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान, तो रोपवेज तैयार किए जाएंगे, है ना। जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश में रोपवे तैयार किया जा रहा है जिसके थ्रू ऑटोपोड टैक्सी जो है ऊपर ही ऊपर हवा में तारों के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकेंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ आता है, अगला पैराग्राफ है ये हमारे पास। सिमिलरली PM गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वेज विल बी फॉर्मुलेटेड इन 22-23 टू फैसिलिटेट faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 22-23. Rupees 20,000 crore will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. तो पब्लिक रिसोर्सेज को जो है फाइनेंस किया जाएगा ताकि हम 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को डेवलप कर सकें
बना सकें। शी एडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को भी डेवलप किया जाएगा एट 4 लोकेशंस थ्रू पीपीपी। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड विल बी अवॉर्डेड इन 22-23। तो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी 4 लोकेशंस पर बनाए जाएंगे। तो याद रखिए 4 लोकेशंस पर है। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, इन रेलवेज द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट concept will be popularized to help local business and supply chains। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई चेन जो है मजबूत होगी और हम इफिशिएंटली किसी के ऑर्डर पर तुरंत माल सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट का वेयर हाउस बनाया जाएगा। मोर ओवर एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर्स ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। तो ये कवच स्कीम है जिसके थ्रू 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। द इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 22-23। शी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स, 400 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, विल विद बेटर एनर्जी इफिशियंसी एंड पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस विल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड and 100 PM गति शक्ति cargo terminals for multi-modal logistic facilities will be set up during the next 3 years। 3 सालों में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए बनाया जाएगा। और ये कितने होंगे, 100 होंगे। 100 जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाएंगी, चलाई जाएंगी। कवच स्कीम्स के थ्रू वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारी बात हो गई रेलवेज की, यहाँ पे हमने बात कर ली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की। अब तीसरा पैराग्राफ कहता है एग्रीकल्चर के बारे में। ऑन एग्रीकल्चर फ्रंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड केमिकल फ्री natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers land in 5 kilometer wide corridors along the river गंगा के आसपास का जो 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसमें केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग होगी, ताकि जो गंगा का इकोसिस्टम है, जो गंगा का तंत्र है, वो भी केमिकल से मुक्त हो जाए। एट द फर्स्ट स्टेज यूज ऑफ किसान ड्रोन्स, इसके लिए किसान ड्रोन्स का उपयोग होगा। तो एक नई इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आ सकती है जहाँ पे हम किसानों को ड्रोन्स उपलब्ध करवाएं, चाहे वो रेंट पर हो या डेवलप करके हो, है ना, और उसकी सर्विसेज। तो ये है यूज ऑफ किसान ड्रोन्स, मतलब किसान ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, तो क्रॉप असेसमेंट के लिए ड्रोन्स का उपयोग होगा। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कि भूलेख और जिन्हें कि पट्टा कहते हैं या फिर उसे खसरा खतौनी कहते हैं, ये सभी डिजिटाइज किए जाएंगे। जितने अभी हो चुके हैं 25%, लेकिन जो बचे हुए परसेंटेज है उन लैंड रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज किया जाएगा। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो कि कीटनाशक है, उनका स्प्रे होगा डिजिटल ड्रोन्स के थ्रू। एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व हैं, उनको भी छिड़काव किया जाएगा ड्रोन्स के थ्रू। ही सेड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स, हम ऑयल सीड्स मंगवाते हैं मलेशिया से, म्यांमार से और इधर थाईलैंड से, है ना, तो उसकी डिपेंडेंस को कम करने के लिए रैशनलाइज्ड कंप्रेहेंसिव स्कीम टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो अपने क्षेत्र में ही, अपने देश में ही ऑयल सीड्स मतलब कि तिल फसलों का उत्पादन, जैसे कि सरसों और रागी, इन सभी का उत्पादन के लिए कॉम्प्रहेंसिव स्कीम को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला इन्फोग्राफिक्स देख रहे हैं। यहाँ पे है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग रेजिलेंट ग्रोथ डिस्पाइट पेंडेमिक। हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है पेंडेमिक के बावजूद, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड इनहेंस्ड प्रोक्योरमेंट, तो हमारे जो ये त्रासदी हुई थी, पेंडेमिक हुई थी, इसमें रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई। जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है, और उसका प्रोक्योरमेंट मतलब सरकार के द्वारा उसका अधिग्रहण भी इनहेंस तरीके से किया गया है। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ MSP टू 163 लाख फार्मर्स, 163 लाख
किसानों को 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट एमएसपी के थ्रू किया गया है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 163 लाख करोड़ फार्मर मतलब कि 1,63,00,000 फार्मर्स को 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्शन, तो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन की ब्रांडिंग कर रहे हैं ताकि किसानों को अच्छे से अच्छा दाम मिल सके। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड, मतलब किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पीपीपी मोड के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर है वो पब्लिक मतलब कि जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के थ्रू किसानों के संपर्क में जा सकता है और उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है। सुविधाएं कैसी? जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, ड्रोन की सर्विसेज और ऑटोमेटेड तरीके से खेती का संचालन, ये सभी जो चीज़ें हैं इसको पीपीपी मोड में लाया जा रहा है। यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स, अगला पॉइंट क्या है? फार्मर्स की मदद के लिए किसान ड्रोन्स का जो है यूज़ किया जा रहा है। लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, लॉन्चिंग फंड जो गवर्नमेंट है वो फंड प्रोवाइड कर रही है विद ब्लेंडेड कैपिटल, ब्लेंडेड मतलब थोड़ा सा उसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, मतलब कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है, टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप करता है तो उसको फंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? केन बेतवा लिंक, जो अभी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, केन बेतवा लिंक, जो ये केन बेतवा नदी है ये ऊपर हमारे सहारनपुर, बलिया और गोरखपुर क्षेत्रों में है, जो कि नेपाल का बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश से। तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें टू बेनिफिट 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड, तो ये जो लिंक प्रोजेक्ट है इससे कितने क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा? 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि को, किसान भूमि को फायदा पहुंच रहा है। अगला पैराग्राफ है, एज 2023 हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो जो 2023 है हमारा वर्ष, उसको अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो हमारी मिलेट्स होती हैं खाद्यान्न में, जो दलहनी फसलें हैं उनको मिलेट्स कहते हैं। The government announced full support post-harvest value addition, enhancing domestic consumption for branding millet production nationally and internationally. Srimati Nirmala Sitharaman said implementing of Cane Betwa link project at an estimated cost of rupees 44,605 करोड़ रुपए। तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कितने में बना हुआ है? 44,605 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, 45,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बना है, जिसमें 2 नदियों को लिंक किया गया है ताकि उनके पानी को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सके और उनको नहरों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर ट्रांसफ़र किया जा सके। एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन बेनिफिट्स ऑफ 9.02 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर 62 लाख पीपल, 62 लाख लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सके। 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर जनरेट की जाएगी और 27 मेगावाट की सोलर पावर भी जनरेट की जाएगी, तभी ये प्रोजेक्ट महंगा है। एलोकेशन ऑफ 4300 करोड़ इन रिवाइज्ड एस्टिमेटेड 21-22 एंड रुपीज 1400 करोड़ रुपीज इन 22-23 हैव बीन मेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अलग अलग बजट, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए 4300 करोड़ रुपए और 1400 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए थे। मोर ओवर ड्राफ्ट DPRS of 5 river links namely दमन, गंगा, पिंजल, पार, तापी, नर्मदा और गोदावरी, Krishna Pennar and Pennar Kaveri have been finalized, and once a consensus reached among the beneficiary states, the central will provide support for implementation। तो जैसे कि हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है चालू हो गया, उसी तरीके से और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि उनकी DPR जो ड्राफ्ट DPR है वो 5 रिवर लिंक्स के लिए तैयार हो चुकी है, जो कि हैं दमन, गंगा, पिंजल, इनको लिंक किया जाएगा।
पार और तापी नर्मदा इनको लिंक किया जाएगा, गोदावरी कृष्णा को लिंक किया जाएगा, कृष्णा पेन्नार को नदियों को लिंक किया जाएगा, पेन्नार कावेरी को लिंक किया जाएगा। इन सभी को फाइनलाइज किया जा चुका है। एंड वंस कंसेंसस रीच्ड, जब सहमतियां हो जाएंगी तो इन पर बेनिफिशियरी स्टेट्स को फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे रिवर लिंक परियोजना के थ्रू आपके लिए एक अच्छा डेटा मिल रहा है, जिसको आप एक मेंस में लिख सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट कार्यरत हो चुके हैं और कौन से आने वाले ड्राफ्ट डीपीआर तैयार हो चुका है। तो ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे। अगला पैराग्राफ देख रहे हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडरलाइन दैट द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये एक नई स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS।